देखो, उदारवादी खत्म हुआ। अब कांग्रेस के मंच पर सेकंड फेज, द्वितीय चरण 1905 से 1915, इस चरण को उग्रवाद भी कहते हैं, गर्मपंथी भी कहते हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं। जो मन है उस नाम से आप पुकारो। बट बेटा, यहाँ बड़े उलझे हुए इतिहास हैं, बड़े हिडन इतिहास हैं। इसलिए आप लोग जब इस जगह आते हो तो अचानक जंप ले लेते हो और जंप लेकर क्या करते हो, गांधी जी में चले जाते हो। लेकिन यहाँ पर कई घटनाएं हैं। एक तो उग्रवाद का आप नॉर्मली चीज देखोगे, इसका उदय, इसका क्षेत्र, इसने आइडियोलॉजी कहाँ से लिया, कार्यक्रम। लेकिन इससे आगे सूरत का विभाजन होगा कांग्रेस में। आप लोग फैक्ट में, कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ? सर 1907 सूरत में। क्यों हुआ? लापता। कमीशन यही क्वेश्चन पूछता है, सूरत के विभाजन का कारण। तो सूरत के विभाजन का जो कारण है वो सैद्धांतिक भी है और वो व्यवहारिक भी है। वास्तव में कांग्रेस के अंदर में दो विचारधारा आ गई, नरम दल, गरम दल। नरम दल पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति से क्या था, प्रभावित था, और गरम दल प्राच्यवादी थे, अर्थात भारतीय प्राचीन संस्कृति से प्रभावित थे। अब दोनों के विचार अलग हैं तो कार्य प्रणाली अलग हो। अब दो व्यक्ति एक ही कमरे में हैं, दोनों का विचार और व्यवहार अलग है। तुम लोग भी पार्टनर के रूप में रहते होगे, 2 3 4 5 बच्चे मिलके, हम लोग भी रहते थे अपने समय में। तो उसमें अलग जिसका सिद्धांत और व्यवहार होता है उसके साथ पटरी नहीं खाती, लड़ाई हो जाती है। या तो वो रूम छोड़ के जाएगा या तुम रूम छोड़ के जाओगे। इसी कारण सूरत का विभाजन हुआ है। और इसमें दो व्यक्तित्व टकराया है, गोखले और तिलक। अब ये सारी घटना कैसे हुई, ये कौन पढ़ेगा? इस सब घटनाओं पे प्रकाश पड़ेगा। फिर एक तीसरा चीज आएगा कि इन उग्रवादियों को अपने कार्यक्रम को सक्रिय करने का मौका नहीं मिल रहा था, और वो मौका बंगाल विभाजन के कारण। फिर अलग से आप पढ़ोगे बंगाल विभाजन। फिर जब बंगाल विभाजन हुआ, समझना बेटा, तो सरकार ने तो असेसमेंट किया होगा ना कि विभाजन के बाद कैसा विरोध किया था। लेकिन वो विरोध भयंकर तीव्र हो गया, उसी को आप स्वदेशी आंदोलन कहते। तो फिर आपको ये पढ़ना होगा। देखो, यही एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि सरकार ने जब बंगाल का विभाजन किया होगा तो उस विभाजन के समय सरकार ने आकलन किया होगा कि विरोध क्या होगा
और फिर सरकार से कहाँ ऐसी चूक हो गई, ठीक है, कि बंगाल विभाजन ने उग्र रूप ले लिया, वो क्वेश्चन। फिर आगे स्वदेशी मूवमेंट, क्या है स्वदेशी, स्वदेशी की लोकप्रियता का क्या कारण है, और स्वदेशी आंदोलन की सीमाएं क्या है। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर इस जगह देना है, इसे छोटा मोटा चीज नहीं समझना। इसमें 10 से 15 घंटा समय लगेगा और बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? जान ही रहे हो, इतिहास लेखन की पद्धति है। स्वतंत्रता के बाद उदारवादियों का कब्जा हो गया सरकार पे, तो उग्रवादियों को इतिहास से मिटा ही दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ही मिटा दिया, तुष्टीकरण की राजनीति थी। अब ये चीजें बाहर हो रही है, अब यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान संदर्भ में, और पूछा जाना चाहिए, क्या ये इन्होंने देश के प्रति क्या सेवा नहीं किया? सबने देश के प्रति सेवा किया है, तो सबको समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, अब ये दिमाग में रखो कि लंबा टॉपिक है, खंड बाय खंड पढ़ते जाना, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें वैचारिक द्वंद्व बहुत होगा। उसी से देखो, जब तक विचार में द्वंद्व नहीं होगा तब तक व्यवहार में वो दिखेगा नहीं। ठीक है, चलो, इसमें सबसे पहले हमें देखना है क्या, उग्रवादियों की उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, क्षेत्र, कहाँ कहाँ ये उग्रवादी लोग क्या हुए, किस किस भौगोलिक क्षेत्र में। तो भाई साहब, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, इसका गढ़ था लाल बाल पाल। फिर इन्होंने दर्शन कहाँ से लिया या विचारधारा, तो भाई दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इसी को आगे बढ़ाया बंकिम चंद्र चटर्जी, और उसी को आगे बढ़ाया अरविंद घोष। अब चलो, इनका कार्यक्रम दो प्रकार का था, रचनात्मक और विध्वंसात्मक। रचनात्मक को ही स्वदेशी कहते हैं, विध्वंसात्मक को ही बहिष्कार कहते हैं। ठीक है, ये पहले अक्रिय थी, लेकिन 1905 बंगाल विभाजन और फिर इनका कार्यक्रम क्या हो गया, सक्रिय। पहले हम लोगों को इतने सारे चीज़ों पर, ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद
हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से वैचारिक मतभेद हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, सुनते रहना, समझते रहना, लिखते रहना। देखो, ये निम्न मध्यम वर्गीय है, अर्थात जहां से हम और तुम लोग आते हैं। समझ गए? और इसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, और इनके ये कहोगे इनके शिक्षा दीक्षा में कोई कमी थी? कमी नहीं थी मेरे भाई। तिलक साहब जैसे विद्वान, लाला लाजपत राय साहब जैसे विद्वान बहुत कम लोग होते हैं। और लाला लाजपत राय साहब की आर्थिक समझ भी बहुत व्यापक थी। पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुने होंगे, उनके फाउंडर हैं वो। अरविंद घोष के बारे में क्या कहना, 19.5 साल की उम्र में ICS ऑफिसर बन गए थे। तो थे ये निम्न मध्यम वर्गीय। अब देखो, इनके पहले उदारवादी थे, जो पाश्चात्य भौतिक दर्शन से प्रभावित लोग थे। 20 साल तक राजनीति चलाया, लेकिन वो अपने राजनीतिक सिद्धांतों या कार्यक्रम से आम जनता को जोड़ नहीं पाए। इसलिए वो धीरे धीरे राजनीति में अप्रासंगिक होते होते नेफ्ट में चले गए। अब देखो, ध्यान देना बेटा, यही सब कॉन्सेप्ट होता है। राजनीति शास्त्र का सामान्य मौलिक सिद्धांत होता है। क्या होता है कि राजनीति कभी शून्यता को स्वीकार नहीं करता है। वो स्वयं नेतृत्व को निकाल लेता है। तो स्वाभाविक है कि यदि जनता ने उदारवादियों को नकार दिया तो उसका स्थान कोई न कोई लेगा, और वो स्थान उग्रवादियों ने लिया, जो प्राच्य दर्शन से प्रभावित थे, भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित थे, उनने ले लिया। किसी न किसी को आना था, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उस समय भारतीय युवाओं को बड़ा प्रेरित कर रहा था। इसलिए उदारवादी नेफ्ट में चले गए, उग्रवादी सामने आ गए। अब देखो बेटा, उग्रवाद का मतलब आतंकवादी, क्रांतिकारी ये सब नहीं होता है। वास्तव में इनकी भाषा उग्र थी, इसलिए इन्हें उग्रवादी कहा जाता है। और निम्न मध्यम वर्ग के पृष्ठभूमि से जो भी व्यक्ति आएगा, उसकी भाषा उग्र होगी। हम और आप अपने आप को ले लीजिए। हम निम्न मध्यम वर्गीयों को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, ज्यादा नहीं लेकिन बहुत सारी चीज। थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए, मान हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये घर भी हो जाए, गाड़ी भी हो जाए। अरे मेरा भाई, अब बैंक बैलेंस भी ज़्यादा नहीं चाहिए, 2-4 करोड़ हो जाए, उससे आगे नहीं सोच पाते। घर हो जाए, 100 गज का अपना हो जाए, कोई किला और महल नहीं सोचते।
गाड़ी हो जाए 2-4-5 लाख का, अरे नौकरी मिल जाए महीना 50,000 60,000 का, बस हो गया, काम बन गया यार, मस्त हो गई जिंदगी। क्यों नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी? क्यों है रवि? हैं? यही बात। अब देख इसकी नहीं हो रही है, अब जल्दी जल्दी इस बार यूपी पीसीएस में इसको पास करवा दूंगा, हैं? तब इसकी शादी करवाएंगे, हैं? ये भी जोर लगाए हुआ है, पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, सुनते दिन भर रहता है, कई एक भाषा का ज्ञाता है। तो समझ रहे हो बातों को? मध्यम, सही में यार, मध्यम वर्गीय लोगों के सामने में तो ये भी समस्या आ जाता है कि यार नौकरी वोकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगा, पिताजी घर से और भगा देंगे, कहेंगे जो जमा जमा था वो भी पढ़ने में बर्बाद कर दिया। अब आप बताओ, आपकी 100 आवश्यकताएं कितनी पूरी होगी? 5, 10, 20, 25, 30, 40, चल 50, लेकिन अन्य 50 तो नहीं पूरे। तो इसीलिए ये वर्ग हमेशा आक्रोश में रहता है, इसलिए इसकी भाषा असंयमित होती है, इसको उग्र, इसीलिए उग्रवादी कहा गया। आप ही देखो, मान लो आपको नौकरी लग भी गया, सरकारी नौकरी, अब तो अब मान लो 60,000 वेतन है, कभी मिले और भाई मजे में, अरे सर जी क्या मजे में, अरे यार नौकरी लगी, अरे क्या नौकरी, 60,000 रुपया मिल रहा है सर। अब वो माँ को दें कि बाप को दें कि पत्नी को दें कि बाल बच्चा पाले, बच्चे को पढ़ाए, क्या करे 60,000 रुपये, हम आप बताओ? सही बात है, वो तो बच्चे के पढ़ने लायक भी पैसा नहीं। तो इसलिए ये वर्ग हमेशा असंयमित होता है, इसकी भाषा असंयमित होती है, आक्रोश से भरा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उग्रवादी कहते हैं। उग्रवादी का मतलब ये मत समझना कि ये बम फोड़ देगा, गोली से उड़ा देगा, नहीं नहीं नहीं, वास्तव में भाषा उग्र है। क्यों है? आवश्यकताओं की। तो वास्तव में जब उदारवादी राजनीति से बाहर हुए तो उसके स्थान को इस प्राच्यवादी उग्रवादियों ने भरा। अब हमेशा बेटा देखा जाता है कि भारत के किस किस, वहाँ भी तुमने देखा था, मैंने बार बार बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी की बात की, तो उसी प्रकार ये उग्रवादी राजनीति भारत के किस भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित किया और क्यों, दोनों चीज का उत्तर देना है भाई। ये तो प्री का क्वेश्चन होगा, क्यों, ये मेंस का क्वेश्चन है। तो देखो, भारत में पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल ये उग्रवाद का और भविष्य में क्रांतिकारियों का गढ़ हो जाएगा। तथ्यात्मक रूप से आप भी अवगत होंगे। अब देखो, कोई भी, अब देखिए दक्षिण भारत में बीजेपी नहीं चल पाती, क्यों नहीं चल पाती है? तो उसके अपने सामाजिक राजनीतिक कारण होते हैं। उसी प्रकार कोई भी काल हो, किसी भी काल में कोई राजनीतिक विचारधारा किसी भौगोलिक क्षेत्र में क्यों लोकप्रिय हुआ, क्यों लोकप्रिय हुआ,
इसका मतलब है कि उस राजनीति में जो यथार्थ राजनीतिक तत्व है वो पहले से ही इस क्षेत्र में विद्यमान है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप में विद्यमान है। बस उसे राजनीतिक दशा निर्देश देने वाला व्यक्ति चाहिए। वही हुआ। अब देखिए पंजाब, आज वाली पंजाब में समझ लेना, पूरी पाकिस्तान इसमें आ जाएगी। भारत का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब आ जाएगा इसमें। नहीं तो वो आज वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली पंजाब समझ लेना। पंजाब में एकेश्वरवाद के तत्व आज से नहीं, बहुत दिन से विद्यमान है। और पंजाब में एकेश्वरवाद के बीज को डालने वाले गुरु नानक देव जी थे। और फिर सिखों के 10 गुरुओं के अधीन ये तत्व ग्रोथ करते गए। और फिर आप देखिए, दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना एकेश्वरवाद के नारे पर किया, तो स्थापना आर्य समाज का मुंबई में हुआ, बट हेडक्वार्टर लाहौर में बना। और आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रसार भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में ही हुआ। तो इसका मतलब है पंजाब में हिंदू पुनर्जागरण के तत्व पहले से ही विद्यमान। और इसी हिंदू पुनर्जागरण के तत्व को आर्य समाज के महान नेता लाला लाजपत राय ने राजनीतिक दिशा दे दिया। इसलिए पंजाब हमेशा से उग्रवादियों और क्रांतिकारियों का गढ़ बना रहा। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, तो मेरे भाई, हम सब लोग जानते हैं। क्या जानते हो? ये महान शिवाजी की कर्मभूमि है। छत्रपति शिवाजी, जिसका ध्वज केसरिया था। हिंदू धर्म संरक्षक छत्रपति शिवाजी। और तदर्थ रामदास, जो महाराज शिवाजी के गुरु थे, उन्होंने ही वहां पर मध्यकाल में ही हिंदू पुनर्जागरण के तत्व को स्थापित किया था, जिसे शिवाजी महाराज ने राजनीतिक रंग देकर स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट किया। शिवाजी जी महाराज के बाद पेशवा बाजीराव फर्स्ट के नेतृत्व में, और फिर आगे के पेशवा बालाजी बाजीराव तक ये केसरिया ध्वज अटक से कटक तक फहरा गया। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शक्ति कमजोर हो गई। चलिए, राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई, लेकिन बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि वो समाज में तो व्याप्त था। उस हिंदू पुनर्जागरण के तत्व को बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव के माध्यम से राजनीतिक दिशा दे दिया। इसीलिए महाराष्ट्र उग्रवादियों का और भविष्य में क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। जहां तक बेटा बात बंगाल की है, तो आप सब जानते हो, ये तो आधुनिक भारत के दर्शन का प्रयोगशाला था। राजा राम मोहन राय हो, आचार्य विद्यासागर जी हो,
परमहंस जी हों, ये सबको स्थान दे रहा था। अर्थात बंगाल में यदि पाश्चात्य उदारवाद के तत्व भी विद्यमान थे तो बंगाल में हिंदू पुनरुत्थानवाद के भी तत्व मौजूद थे। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि बंगाल से जहां उदारवादी नेता निकल के आएंगे वहां उसे उग्रवादी नेता भी मिलेगा। क्यों? इस हिंदू पुनरुत्थानवाद के तत्व को बंकिम चंद्र चटर्जी और अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल ने एक राजनीतिक दिशा प्रदान कर दिया। इसलिए बंगाल भी उग्रवाद का गढ़ बन गया था। बाद में आप जानते ही हो कि बंगाल क्रांतिकारियों का भी गढ़ था। अब देखो बेटा, इनने विचारधारा कहां से लिया? मैं बार बार कह रहा हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी थे। अर्थात ये भारत के प्राच्य दर्शन साहित्य से प्रभावित थे। अर्थात जैसे उदारवादी राजा राम मोहन राय स्कूल के छात्र थे और उनके दर्शन को मतलब आगे बढ़ाया, उसी प्रकार ये सारे दयानंद सरस्वती के पुनरुत्थानवादी स्कूल के छात्र हैं। आप सबको पहले से पता है, आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ चुके हो। दयानंद सरस्वती ने भारत के प्राच्य दर्शन साहित्य इसको सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित किया। वेद की ओर लौटो, अर्थात हमारी समस्या का समाधान हम स्वयं अपने तरीके से करेंगे। तो दयानंद सरस्वती जी ने जिस वैदिक दर्शन को राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित किया, उसी वैदिक दर्शन को स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्थापित किया। आप पढ़े, जिसे हम नव वेदांत दर्शन कहते हैं। और उन्होंने इस दर्शन को पाश्चात्य भौतिक दर्शन के समानांतर खड़ा कर दिया। और उन्होंने एक ही सिक्के के दो पहलू बताए। और इसी से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीयों में एक इच्छा शक्ति का संचार हुआ कि एक युवा सन्यासी हमारे दर्शन पर इतना विश्वास करके पूरे विश्व को चकाचौंध कर रहा है, तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं? और इसी परंपरा को फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आगे बढ़ाया। अब ध्यान देना, बंकिम चंद्र चटर्जी नाम सुने होंगे, और इन्होंने ये दर्शन आनंद मठ से आगे बढ़ाया। वास्तव में बंकिम चंद्र चटर्जी सुधारवादी पुरातन पंथी थे। सुधारवादी पुरातन पंथी थे। पुरातन पंथी थे लेकिन सुधारवादी, कि भाई हमें
स्वयं पे विश्वास करना है और जहां गलत है उसे सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, समझो, अब बंकिम चंद्र चटर्जी किस प्रकार से इसे राजनीतिक स्वरूप प्रदान करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी स्पष्ट कहते हैं कि हमें भूतकाल से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। हमारा जो अतीत है वो हमारा है, वर्तमान भी हमारा है और हमारे वर्तमान से ही हमारा भविष्य बनेगा। भूतकाल से संबंध विच्छेद करने से समस्या सुलझती नहीं है। क्या होती है? समस्या उलझती है। ठीक है ना? सुलझती नहीं है, उलझ जाएगी। इसलिए वो सुधार को ऊपर से थोपने के विरोधी है। मेरा भाई, जब मैं भारतीय हूं तो मेरा भारतीय संस्करण के द्वारा ही हम में रिफॉर्म हो सकता है। अमेरिकन स्टाइल से नहीं होगा यार, संभव ही नहीं है, डीएनए नहीं है वो। उनका मानना है जैसे हमारे धर्म में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा है, ये समस्या रहने दो ना, उसमें रिफॉर्म कर कि ये चीज रहते हुए भी व्यवहारिक समस्या ना उत्पन्न हो, और हमने वो रिफॉर्म किया। उसी प्रकार हमारे समाज और धर्म में जाति व्यवस्था है और ये बड़ी दोषपूर्ण व्यवस्था है, खासकर जब हमारे सामने अस्पृश्यता मतलब छुआछूत वाली चीज आ जाती है। इतना अमानवीय है, इतना अमानवीय है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन हम किसी दूसरे धर्म में चले जाएं, इस्लाम कबूल कर लें, बौद्धिज्म कबूल कर लें, जैनिज्म कबूल कर लें, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लें, तो क्या इस समस्या का निदान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वहाँ भी शिया सुन्नी अहमदिया है, वहाँ भी हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान है, वहाँ भी श्वेतांबर दिगंबर है, वहाँ भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट है, आपस में कुत्ते के जैसा लड़ता है, छिपा हुआ है किसी से क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इतने बड़े विद्वान और हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो यहाँ हिंदू दलित कहलाते थे, वहाँ बौद्ध दलित कहलाते। दलित तो उनके नाम से आगे से नहीं गए। तो समस्या का समाधान कहाँ होगा? इससे तो और समस्या उलझती चली, सुलझी कहाँ? तो इसलिए भूतकाल से संबंध विच्छेद मत करो। अपने घर की जो समस्या है वो हम ही दूर कर सकते हैं, कोई तीसरा दूर नहीं करेगा। कुछ समस्या जटिल होती है, उन्हें दूर करने में समय लगता है। तो इसलिए आपके ऊपर यदि बाहर से सुधार थोपा जाएगा तो सुधार संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार के सुधार के पूर्व नैतिक सुधार आवश्यक है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप शांतिपूर्वक से 2-2, 3-3 घंटा बैठे रहते हैं, क्यों? एक बार हम कह देते अरे यार हल्ला नहीं, बैठो पढ़ो, आप शांत होकर बैठ जाते, क्योंकि आप में एक नैतिकता है कि शिक्षक और छात्र के बीच में क्या संबंध होना चाहिए।
उस संबंध के कारण ही आप में मॉरलिटी है, परिणाम स्वरूप हम आपको पढ़ा पा रहे हैं और आप पढ़ पा रहे हैं। हमारा भी विकास हो रहा है, आपका भी विकास हो रहा है। तो इसलिए सुधार के पूर्व नैतिक सुधार आवश्यक है और किसी भी समाज के व्यक्ति का प्रारंभिक या मूल नैतिकता उसके धर्म के मूल सिद्धांतों से प्रभावित होता है। समझ गए? हमारी आपकी जो नैतिकता है वो हमारे धर्म के मूल सिद्धांतों से। हमारे आपके पैर के नीचे चींटी भी आ जाए अफसोस होता है। इवन सांप घर में निकल जाए तो मारने के बजाय हम उसे भगाने का प्रयास करते हैं। करते हो ना? क्यों? अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी धर्म का मूल सिद्धांत, हमारे दर्शन का मूल सिद्धांत, वो हम पे प्रभावी है। तो आप पाश्चात्य मॉडल से इसे नहीं सुधार सकते हैं और इसी को राजनीतिक रंग दिया अरविंद घोष ने। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण आदि शक्ति काली से किया और मां की संज्ञा दिया। एक मां अपने बच्चे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर कष्ट को बर्दाश्त करती है। उसी प्रकार ये मेरा राष्ट्र, मेरा भारत मेरी सारी आवश्यकता को पूरा कर रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, अपने विचारों को विकसित कर रहे हैं। इस एवज में ये राष्ट्र मुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि तुम एक योग्य नागरिक बनो। जैसे एक माँ सिर्फ ये चाहती है कि मेरा बच्चा एक योग्य व्यक्ति बने, वैसे ये राष्ट्र सिर्फ ये चाहती है कि आप एक योग्य नागरिक बने। इसलिए यह राष्ट्र एक माँ है और उन्होंने स्लोगन दिया, भारत माता की जय। इससे बड़ा मंत्र आज तक किसी ऋषि मुनियों ने भारत में नहीं। इस उद्घोष के साथ असंख्य भारतीयों ने इस राष्ट्र की बलिवेदी पर बलि दिया है, दे रहा है, भविष्य में देता रहेगा। यही है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भावनाओं से ओत प्रोत कर दी। और उस समय निरक्षर जनता में राष्ट्रवाद को बिना परिभाषित किए भावनाओं से ही राष्ट्रवाद को निचले स्तर जन जन तक लिया जा सकता था और अरविंद ने ऐसा किया। अब देखो इनका कार्यक्रम, इन्होंने 2 कार्यक्रम बनाए, रचनात्मक, विध्वंसात्मक। इसे समझना होगा और इसे एक बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में तुम्हें देखना होगा। आपको ये समझना होगा कि भारत की राजनीतिक परिस्थिति अब बदल चुकी है। कैसे? आज तक भारतीय राजनीति में जनता के उन्नति के लिए कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था, लेकिन आज पहली बार राजनीति के माध्यम से समाज सेवा को माध्यम बनाया गया।
यहाँ जो तुम विध्वंसात्मक देख रहे हो ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। बहिष्कार, हमें विदेशी वस्त्रों वस्तुओं का बहिष्कार करना है, विदेशी सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना है, हमें सरकारी न्यायालय का भी बहिष्कार करना है। और उसके समानांतर रचनात्मक कार्यक्रम रखा गया। स्वदेशी, हमें स्वदेशी उद्योग स्थापित करना है ताकि ब्रिटिश वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता किया जाए। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार काम किया। राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया और ग्राम पंचायत पर बल डाला गया। लेकिन ये इतने आक्रामक कार्यक्रम थे कि इसे तत्कालीन उदारवादी वर्चस्व के साथ सक्रिय नहीं किया जा सकता था। ये अक्रिय थी, इसलिए क्या किया गया, ये उस समय अक्रिय था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे सक्रिय होने का मौका दिया। उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से बंगाल का विभाजन किया और इस बंगाल विभाजन के कारण वातावरण उग्र हो गया, गर्म हो गया और उग्रवादियों को अपने इस कार्यक्रम को सक्रिय करने का मौका मिला। इसी को स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। अब पहले इतना लिखो, तब आगे बताएंगे कि कैसे वैचारिक टकराहट प्रारंभ हुआ और कैसे वो फिर जाके व्यवहारिक रूप में सूरत का विभाजन कर देता है। ठीक है बेटा, शीर्षक डालिए उग्रवाद, डाल लिए। अब लिखो भारतीय राष्ट्रीय मंच पर बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में उग्रवाद का उदय हुआ। उदारवादियों ने जो बुद्धिवाद और पाश्चात्य आदर्शों को अपनाया था, उसके कारण वो भारत में जनसाधारण से दूर चले गए। जनसाधारण से दूर चले गए। अब यह जरूरी था कि कोई वर्ग जनता और राजनीतिक नेतृत्व के बीच की खाई को भरता। राजनीतिक नेतृत्व के बीच की खाई को भरता। इसलिए प्राच्य दर्शन से
प्रभावित नेता सामने आए, ये लोग भी शहरी ही थे, लेकिन इनका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी था। लेकिन इनका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी था। जिस कारण पहली बार कांग्रेस के मंच से आम जनता का भी जुड़ाव प्रारंभ हुआ। आम जनता का जुड़ाव प्रारंभ हुआ। पैराग्राफ बदलिएगा। गरम दल देश के 3 भागों में सक्रिय था। 3 भागों में सक्रिय था। ये क्षेत्र पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल था। बंगाल था। पंजाब में पहले से ही एकेश्वरवादी तत्व मौजूद था। पहले से ही एकेश्वरवादी तत्व मौजूद था, जो इस आंदोलन के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है। अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है। और नेतृत्व लाला लाजपत राय के हाथ में थी। और नेतृत्व लाला लाजपत राय के हाथ में थी। महाराष्ट्र में भी कई विचारधाराओं का उदय हुआ। कई विचारधाराओं का उदय हुआ। लेकिन शिवाजी की कर्मभूमि होने के कारण, शिवाजी की कर्मभूमि होने के कारण पुनरुत्थानवादी तत्वों के लिए पर्याप्त जगह था। पर्याप्त जगह था, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। बंगाल विभिन्न दर्शन का प्रयोगशाला था। बंगाल विभिन्न दर्शन का प्रयोगशाला था। क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा का सबसे प्रभावी क्षेत्र, क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा का सबसे प्रभावी क्षेत्र यही था। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा यहाँ पर एकेश्वरवाद पर बल डाला गया। एकेश्वरवाद पर बल डाला गया।
जिसे राजनीतिक नेतृत्व बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष दे रहे थे। पैराग्राफ बदलिएगा। उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भावुकता से परिपूर्ण था, भावुकता से परिपूर्ण था, जिसका दार्शनिक आधार राष्ट्रीय स्तर पर दयानंद सरस्वती ने रखा। और जिसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्वामी विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद ने दिया। राष्ट्रवाद की इस प्रेरणादायक अवधारणा ने राष्ट्रवाद की इस प्रेरणादायी अवधारणा में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्शों का समावेश था। यहीं से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म होता है। जिसे बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से आगे बढ़ाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी उदार पुरातन पंथी थे। वे भूतकाल से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते थे। क्योंकि उनके दृष्टि से इससे समस्या सुलझने के बजाय और भी उलझ जाती है। वे सुधारों को ऊपर से थोपने के विरोधी थे। उनका विचार था कि सुधारों से पूर्व नैतिक एवं आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक है। और यह पुनरुत्थान केवल धर्म के मूल सिद्धांतों के आधार पर ही संभव है। केवल धर्म के मूल सिद्धांतों के आधार पर ही संभव है। जिसमें आध्यात्मिकता के तत्व समावेशित था।
इसी सिद्धांत से अरविंद घोष प्रभावित होकर राष्ट्र और राष्ट्रवाद का मानकीकरण, राष्ट्र और राष्ट्रवाद का मानकीकरण माता के रूप में किया, माता के रूप में किया। यह माता के रूप का मानकीकरण, यह माता के रूप का मानकीकरण भावनात्मक रूप से राष्ट्रवाद को उग्रता प्रदान करता है, राष्ट्रवाद को उग्रता प्रदान करता है। इसी आध्यात्मिक आधार पर उग्रवादी, इसी आध्यात्मिक आधार पर उग्रवादी अपना राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करते हैं।